जय महाकाल। सर्वश्रेष्ठ कर और सर्वसिद्धिदायक भगवान आशुतोष की अनुकंपा से आप सभी के जीवन में सुख, शांति और आनंद की प्राप्ति हो, इसी कामना के साथ ज्योतिष और हम के इस दूसरे एपिसोड में मैं आनंदाचार्य आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप सभी का हृदय के अंतःकरण से अभिनंदन करता हूं। साथ ही साथ आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं जो कि आप लोग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मित्रों, आज ज्योतिष और हम के इस दूसरे एपिसोड में मैं आप सभी को यह बताने वाला हूं कि प्रकाश युक्त अंतरिक्ष पिंड को नक्षत्र कहा जाता है। हमारा सूर्य भी एक नक्षत्र है। ये नक्षत्र कोई चेतन प्राणी नहीं है जो किसी व्यक्ति विशेष पर प्रसन्न या क्रोधित होते हों। ऋषि मुनियों ने तारामंडल के संपूर्ण डाटा को संरक्षित करने के लिए प्रत्येक ग्रह का एक देवता नियुक्त किया है और उसी के आधार पर पंचांग और कैलेंडर आदि बनाए जाते हैं। मित्रों, निश्चित ही देवता और ग्रह दोनों अलग अलग हैं। जो देव जिस ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है या जिस देवता का चरित्र जिस ग्रह के समान है, या यह कहें कि ग्रहों की प्रकृति को दर्शाने के लिए उसकी प्रकृति अनुसार ग्रहों के नाम उस देवता के नाम पर रखे गए हैं, जो उस प्रकृति के हैं तो उचित रहेगा। मित्रों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात होगा कि राहु और केतु एक दानव थे जिन्होंने अमृत मंथन के समय चोरी से अमृत का स्वाद चख लिया। सभी ग्रहों की छाया को राहु और केतु की छाया माना जाता है। इस छाया का भी धरती पर प्रभाव पड़ता है। यह दक्षिण और उत्तरी ध्रुव का प्रतीक है। केतु और राहु आकाशीय परिधि में चलने वाले चंद्रमा और सूर्य के मार्ग के प्रतिच्छेदन बिंदु को निरूपित करते हैं। दर्शकों, ज्योतिषम नेत्र म्युच्यते अर्थात वेद और सृष्टि को समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र को जानना आवश्यक है। ज्योतिष को वेद का नेत्र कहा गया है। ऋग्वेद में ज्योतिष से संबंधित 30 श्लोक हैं, यजुर्वेद में 44 तथा अथर्ववेद में तो 162 श्लोक हैं। ज्योतिष को 6 वेदांगों में शामिल किया गया है। ये 6 वेदांग शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और ज्योतिष है। प्राचीन काल में तो उचित जगह पर घर, आश्रम, मंदिर, मठ अथवा गुरुकुल बनाने के लिए भी ज्योतिष विद्या का ही सहायता लिया जाता था। उदाहरण के लिए आप मिस्र के पिरामिड हो गए, उज्जैन स्थित महाकाल का मंदिर, अजंता और एलोरा की गुफाओं के अतिरिक्त कैलाश मंदिर और सभी ज्योतिर्लिंग की बात कर सकते हैं। दर्शकों, मैं आप सभी को बताऊं कि वैदिक ज्ञान के बल पर भारत में एक से एक बढ़कर खगोल शास्त्री या ज्योतिषी हुए हैं। इनमें से महर्षि गर्ग, आर्यभट्ट, भृगु, बृहस्पति, कश्यप, पराशर, वराह मिहिर, पित्रायुष और वैद्यनाथ आदि प्रमुख रहे हैं। उस काल में यानी कि पुरातन काल में खगोल शास्त्र ज्योतिष विद्या का ही एक अंग हुआ करता था। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ज्योतिष के 18 महर्षि प्रवर्तक या संस्थापक हुए हैं। कश्यप के मतानुसार इनके नाम क्रमशः कहें तो सूर्य, पितामह वशिष्ठ, अत्रि, पराशर, कश्यप, नारद, गर्ग, मारीचि, मनु, अंगिरा, लोमेश, चयवन, यवन, भृगु और शौनक हैं। वास्तव में मित्रों, ज्योतिष शास्त्र का उपयोग मौसम, वस्तु रचना तथा सितारों की गति से होने वाले परिवर्तनों को जानने के लिए किया जाता था। इसलिए ज्योतिष का ज्ञान राजा, पंडित, आचार्य, ऋषि, दार्शनिक और वैज्ञानिक यानी कि विज्ञान की समझ रखने वाला तक ही सीमित था। यही लोग ज्योतिष ज्ञान का उपयोग मौसम को जानने, वस्तु रचना करने तथा सितारों की गति से होने वाले परिवर्तन को जानने समझने के लिए किया करते थे। इस ज्ञान के बल पर ही वे राज्य को प्राकृतिक घटनाओं से बचाते रहते थे और ठीक समय आने पर कोई कार्य करते थे। परंतु दर्शकों, भारत में ज्योतिष का जन्म होने के बावजूद अब वह विद्या भारत में ही मानो लुप्त हो चली है। अब इस विद्या की जगह एक नई विद्या है, कुंडली पर आधारित फलित ज्योतिष। ज्योतिषाचार्य की महंगी फीस
और महंगे और गलत उपायों से जन सामान्य आज भी धोखे में जी रहे हैं। आज ज्योतिष मात्र खिलवाड़ का विषय बन गया है। टीवी चैनलों के माध्यम से तो कई विद्याओं के दुरुपयोग का और भी विस्तार हो रहा है। अब इसे विज्ञान कहना मेरे ख्याल से गलत हो गया है। दर्शकों, मैं एक बार फिर से बात बहुत कड़वी कर रहा हूं। कईयों को मेरी तीखी मिर्ची की तरह बात लग सकती है, कई लोग मुझे कोस भी देंगे इस बात पर, परंतु क्या करें मित्रों, कड़वी बात बोलना भी कड़वी दवा पिला करके ही किसी मरीज को ठीक कर सकते हैं। मेरा भी प्रयास वही है। कड़वी बातें सुनकर भी लोग इस प्राचीन विद्या का शायद सम्मान करने लगें, इस ज्योतिष विद्या का दुरुपयोग न करें। खैर मित्रों, मैं आगे बढ़ता हूं। मैं आप सभी को बताता हूं कि ज्योतिष के त्रिस्कंद है, यानी कि ज्योतिष के 3 प्रमुख स्तंभ है। पहला गणित यानी कि होरा, दूसरा संहिता और तीसरा फलित है। कुछ लोग सिद्धांत, संहिता और होरा भी बताते हैं। एक जमाना था जब सारा रेखा गणित, बीज गणित और खगोल विज्ञान सब ज्योतिष की ही शाखाएं थी, लेकिन अब यह विज्ञान फलित ज्योतिष के कारण अज्ञान में बदल गया है। ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत बीज गणित, अंक गणित, भूगोल, खगोल और भूगर्भ विद्या भी आती है। इनमें ग्रह, उपग्रह, नक्षत्र, सूर्य ग्रहण, ऋतुएं, उत्तरायण, दक्षिणायन, दिन, मास, वर्ष, युग, मनवंतर, कल्प, प्रलय आदि अनेक विषयों का अध्ययन किया जाता है। परंतु मित्रों, इस ज्योतिष के नाम पर फलित ज्योतिष खड़ा किया गया है, जिसका संबंध जीवों के कर्म फल से जोड़ा गया है। इस फलित ज्योतिष का उद्देश्य भी जीवों का भविष्य जानना, इष्ट लाभ और अनिष्ट परिहार यानी कि नष्ट करना है। फलित ज्योतिष में भविष्य जानने के लिए जन्म पत्रिका, हस्तरेखा, राशि, ग्रह, नक्षत्र, शकुन, अंग, स्फुरण, तिल और स्वप्न आदि को आधार बनाया जाता है। फलित ज्योतिष का वर्तमान में अत्यधिक प्रचार प्रसार होने से ज्योतिष शब्द का अर्थ फलित ज्योतिष के आधार में रूढ़ यानी निश्चित हो गया है। अशिक्षित जनों से लेकर शिक्षित जनों तक फलित ज्योतिष के द्वारा भविष्य फल देखने दिखाने की प्रवृत्ति देखी जाती है, जो समाज में ज्योतिष विषय फैले अज्ञान का परिचायक हो चुका है। आज बस आप लोगों से इतना ही। आगे आप लोगों के मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, जरूर हमसे पूछिए। जय महाकाल।